नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज में नया टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें हम पाश्चात्य राजनीति विचारधारा में लेनिन को पढ़ेंगे। लेनिन मार्क्सवादी चिंतक रहा है जिसका जन्म रूस में हुआ 1870 में। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए और मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षा उनको मिली। विद्यार्थी जीवन से ही लेनिन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित रहे और विद्यार्थी जीवन में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे। सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्राध्यापक रहे और उन दिनों भी वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे, जिस कारण उनको देश छोड़ना पड़ा और उनको इन्हीं वजह से विद्यार्थी जीवन और नौकरी के दौरान भी क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण कई बार जेल भी हुई। और उस जेल के दौरान उन्होंने क्रांतिकारी दर्शन पढ़ा भी और लेखन भी किया उसका, और पूरे देश के क्रांतिकारी लोगों को उसमें जोड़ा भी। तो लेनिन को मार्क्सवादी विचारधारा का एक बहुत अच्छा चिंतक माना जाता है। लेनिन ने मार्क्सवादी विचारधारा में 3 चीजों को जोड़ा और विशेष रूप से जो 3 नए विचारों का समावेश किया, उनमें एक था विचारधारा और उसकी भूमिका, दूसरा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और तीसरा साम्यवादी दल की भूमिका। जो मार्क्सवादी विचारधारा थी, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार ही लेनिन ने इन चीजों में बदलाव किया और मार्क्सवाद को तत्कालीन जो समय था उस समय के अनुसार उसको अपडेट किया। जो लेनिन का मेथड था वो मार्क्स वाला मेथड था कि जो पूंजीवाद है उसको क्रांति के द्वारा ही उखाड़ फेंका जा सकता है और जो क्रांति होगी वो वर्कर्स लोग करेंगे। लेकिन इसमें उन्होंने एक नई चीज और जोड़ी कि वर्कर्स के साथ साथ, क्योंकि रशिया जो था, रशिया में पूंजीवाद चरम अवस्था पे नहीं था जैसा मार्क्सवाद मानता था, या मार्क्स का कहना था कि पूंजीवाद जब चरम अवस्था में आएगा तब वर्कर्स जो है अपनी वर्ग चेतना से प्रेरित होकर पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन रशिया में पूंजीवाद चरम अवस्था में नहीं था, तो इस कारण से वर्कर्स के साथ साथ जो किसान लोग हैं वो किसान लोग क्रांति के हिस्सेदार होंगे और वो जो क्रांतिकारी होंगे वो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेंगे और राज्य के ऊपर अपना आधिपत्य कर लेंगे। तो लेनिन ने मार्क्सवाद में भले ही कुछ चीजें जोड़ी हो, लेकिन लेनिन की जो मेथोडोलॉजी थी, लेनिन की जो पद्धति थी, वो वैसी ही पद्धति थी, वो ठीक उसी प्रकार से थी जिस प्रकार से मार्क्स की पद्धति थी। और क्रांति से पहले कुछ एक चीजें उन्होंने प्री रिक्विजिट जो माना है, क्रांति के से पूर्व की जो शर्तें उन्होंने वो मानी है, वो ठीक उसी तरह से है कि पूंजीवाद जो है वो अपनी चरम अवस्था में आएगा, लेकिन चरम अवस्था साम्राज्यवाद की अवस्था होगी, ना कि पूंजीवाद की। तो और जो दल का नेतृत्व होगा वो दल का नेतृत्व ही क्रांति का नेतृत्व होगा, और जो दल में नेतृत्वकारी लोग होंगे वो बहुत प्रशिक्षित लोग होंगे। तो इस प्रकार से अगर देखें, लेनिन ने जिन विचारों को जोड़ा मार्क्सवाद में वो बहुत नए विचार थे और वो बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार मार्क्सवाद में जान डालने वाले थे। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें, जिस प्रकार से बेंथमवाद में जे.एस. मिल ने सुधार किए, हालांकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि जे.एस. मिल के सुधारों से बेंथमवाद बिल्कुल बदल गया है, ठीक वही रोल लेनिन ने निभाया जो रोल जे.एस. मिल ने बेंथमवाद में निभाया। कि बहुत सारे आलोचकों का ये भी कहना है कि मार्क्सवाद में लेनिन के द्वारा जो बदलाव आए उससे एक नया लेनिनवाद शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि अगर किसी विचारधारा में बदलाव नहीं होगा, कोई विचारधारा कंटेम्परेरी या तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार बदली नहीं जाएगी तो वो डेड हो जाएगी। तो वही काम ठीक लेनिन ने किया है और लेनिन ने इन विचारों को मार्क्स की पृष्ठभूमि पे या मार्क्स के दर्शन के अंतर्गत ही रहते हुए ये किया है। और जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था उससे भी वो सहमत थे। उनकी एक किताब थी जो 1908 में पब्लिश हुई, मटेरियलिज्म एंड एम्पिरिकल क्रिटिसिज्म, उसमें उन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात की है जो मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सवादी दर्शन के अनुकूल ही है।
तो अगर हम लेनिन की योगदान को देखें मार्क्सवादी विचारधारा में, तो पहले हम इनकी बात करते हैं आइडियोलॉजी की। क्या विचारधारा की क्या भूमि है? मार्क्स के से अगर तुलना करें या मार्क्स के संदर्भ में इसको देखें तो लेनिन मार्क्स से बिल्कुल डिफर करता है इस मामला में। मार्क्स विचारधारा को मिथ्या चेतना कहता है। मार्क्स का मानना था कि पहले हम विचारधारा को समझते हैं। विचारधारा क्या है? विचारधारा विचारों का एक समुच्चय है जो प्रभुत्वशाली जो वर्ग है, उस प्रभुत्वशाली वर्ग की शासन जो है उसकी वैधता स्थापित करती है। या तो मौजूद जो शासन है उसकी वैधता स्थापित करती है, या फिर आने वाले जो समय में शासन व्यवस्था होगी उसकी वैधता स्थापित करती है। जो समाज में मार्क्स ने कहा जो विचारधारा है, विचारधारा की आवश्यकता हमेशा सत्ताधारी वर्ग को होती है, क्योंकि सत्ताधारी वर्ग अपने शोषितों के ऊपर शासन करना चाहता है, और वो जो शासन करना चाहता है इस कारण से उसको समाज में ये स्थापित करने की आवश्यकता होती है कि जो शासन है वो सबके हित में है। और वो यह जो काम करता है वो कानून के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, या सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, या शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा, या राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा ये कार्य करता है। और मार्क्स का कहना है कि पूंजीपति वर्ग को ही अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए विचारधारा की आवश्यकता होती है। मजदूर वर्ग को विचारधारा की आवश्यकता नहीं होती। जो सर्वहारा होता है, सर्वहारा उपयुक्त समय में अपनी वर्ग चेतना से प्रेरित होकर क्रांति करेगा, और विचारधारा जो होगी वो वर्ग चेतना की विचारधारा होगी। और जो समाजवादी समाज होगा, उस समाजवादी समाज में किसी भी प्रकार की विचारधारा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहां पर वर्ग विभाजन नहीं होगा। और पूंजीपति समाज में विचारधारा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वहां वर्ग होते हैं, और एक वर्ग शोषण कर रहा होता है और दूसरे वर्ग के ऊपर शोषण हो रहा होता है। जो शोषणकारी वर्ग होता है उसको अपनी सत्ता के लिए, अपनी सत्ता की वैधता, अपने शासन की वैधता स्थापित करने के लिए वादी जो विचारधारा है उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन लेनिन ने 1902 में अपनी जो किताब थी व्हाट इज टू बी डन, उसमें कहा कि सर्वहारा जो वर्ग है उसको विचारधारा की आवश्यकता होगी। और उसको विचारधारा की आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि जो वर्कर्स है या जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग यूनियनिस्ट तो हो सकता है, लेकिन उसमें वर्ग चेतना अपने आप नहीं आएगी। वर्ग चेतना जो आएगी वो शिक्षित जो या दल के जो नेता होंगे, जो शिक्षित है, जो सक्षम है, या जो नेतृत्वकारी है, वो बाहर से वर्ग चेतना लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मार्क्स से लेनिन बहुत डिफर था। लेनिन ने कहा जो वर्कर्स है वो यूनियनिस्ट होते हैं। यूनियनिस्ट का मतलब कि वो एक छोटे स्तर पर अपनी उद्योगों में अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, या वो राज्य को, मजदूरों को कुछ सुविधाएं दे, या मजदूरों की जो काम करने की परिस्थितियां मजदूरों के अनुकूल हो उसके अनुसार कोई कानून बनाने के लिए दबाव डाल सकते हैं। लेकिन वो पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित होंगे, क्रांति करेंगे, ऐसा नहीं है। क्रांति के लिए प्रशिक्षित कम्युनिस्टवादी विचारधारा जो है वो प्रशिक्षित साम्यवादी दल के लोगों के द्वारा लेकर आएगी। तो यहाँ अगर हम देखें, लेनिन जो है वो मार्क्स से बिल्कुल डिफर करता है, बिल्कुल अलग है, और वो कहता है कि साम्यवादी विचारधारा जो है उसका सर्वथा प्रचार होना चाहिए, और वो प्रचार साम्यवादी दल के द्वारा होगा। तो एक तो देन थी कि विचारधारा के रूप में पर्टिकुलर साम्यवादी विचारधारा का समाज में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्रांति के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी देन थी साम्राज्यवाद का जो संघर्ष है, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष। तो लेनिन का कहना यह था कि राष्ट्र स्तर पर जो पूंजीपति वर्ग है वो संपत्ति को बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट किए हुए है, बहुत ज्यादा संपत्ति एक जगह पे इकट्ठी हो गई है, संपत्ति का एकाधिकारवाद हो गया है। और जो एक राष्ट्र के बीच प्रतिस्पर्धा थी वो प्रतिस्पर्धा अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो इसमें कुछ एक पूंजीपति जो थे, जो निम्न या छोटे जो पूंजीपति थे वो समाप्त हो गए हैं, और केवल बड़े पूंजीपति लोग रह गए हैं। और जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में केवल वही लोग बच के रह पाए जो इस प्रतियोगिता में उत्पादन न केवल राष्ट्र में बल्कि राष्ट्र से बाहर भी
लेके जा पाए, या राष्ट्र से बाहर भी जिन लोगों ने बाजार खोज लिया। और वो जो पूंजीपति थे वो ना केवल अब शोषण अपने राष्ट्र में करते हैं बल्कि राष्ट्र से बाहर भी शोषण किया। लेकिन यहाँ पे संघर्ष इसलिए नहीं उत्पन्न हो पाया पूंजीवादी और कामगार वर्ग में कि पूंजीवादियों को जो मुनाफा मिला दूसरे राष्ट्रों से, उस मुनाफे से कुछ एक सुविधाएं पूंजीपति वर्ग को भी दी, तो मजदूर वर्ग को भी दी। तो इस प्रकार अगर हम देखें, जो साम्राज्यवाद था वो पूंजीवाद का ही अगला रूप है। यानी पूंजीवाद अब एक राष्ट्र के बीच एक राष्ट्र में ना रहा कि वो अंतरराष्ट्रीय हो गया है, और जो पूंजीवादी राष्ट्र थे या जो उद्योगपति थे उन्होंने अविकसित राष्ट्रों में जाके अपना बाजार या अपना उद्योग स्थापित किया। और अब ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर शोषण हुआ बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शोषण हुआ। और लेनिन ने कहा कि ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोषण आया, इससे अल्प विकसित या अविकसित राष्ट्रों का शोषण बढ़ा। जो पूंजीवादी राष्ट्र थे उन्होंने अल्प विकसित और अविकसित जो राष्ट्र थे उनमें अपने बाजार खोजे, और इन बाजारों की खोज में राष्ट्रों के बीच युद्ध भी हुआ, जो पूंजीवाद की चरम अवस्था के रूप में, साम्राज्यवाद के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। तो जो साम्राज्यवाद था वो मार्क्स ने जो कहा था कि पूंजीवाद जो है, चरम पूंजीवाद जो है किसी राष्ट्र में अंतिम अवस्था होगी। लेकिन लेनिन ने यहाँ थोड़ा सा बदलाव किया, और वो बदलाव ये था कि चरम पूंजीवाद अंतिम अवस्था नहीं होगी, पूंजीवाद के बाद समाजवाद तब तक नहीं आएगा, क्योंकि नई परिस्थितियों में साम्राज्यवाद आ गया था। तो लेनिन ने कहा कि साम्राज्यवाद वो पूंजीवाद की अंतिम अवस्था होगी, और इसके बाद ही किसान और मजदूर मिलके संघर्ष करेंगे और इसमें क्रांति उत्पन्न होगी। तो ये एक बदलाव किया कि साम्राज्यवाद जो है वो अंतिम अवस्था होगी और उसके बाद क्रांति होगी। और तीसरा बदलाव उन्होंने किया साम्यवादी दल की भूमिका के रूप में। हालांकि मार्क्स ने दल के रूप में किसी प्रकार के संगठन की कल्पना नहीं की थी, लेकिन लेनिन ने दल की भूमिका के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो दल होगा वो अनुभवशील लोगों का एक दल होगा, और दल ही क्रांति का नेतृत्व करेगा। दल में जो लोग होंगे वो नेतृत्व जो देंगे वो बहुत थोड़े से प्रशिक्षित होंगे, और जो क्रांतिकारी शक्तियों को सक्रिय करने में सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करेंगे। तो एक नया बदलाव जो मार्क्सवाद में आया वो दल की भूमिका के रूप में आया। और लेनिन ने कहा कि पूंजीवाद जो है वो धनवान लोगों का है, और पूंजीवाद में धनवान और निर्धन को दो वर्गों में बांटा, और जो सर्वहारा दल होगा या साम्यवादी दल जो होगा वो निर्धन वर्ग का नेतृत्व करेगा, और निर्धन वर्ग में विचारधारा से शिक्षित करेगा और क्रांति करेगा। लेकिन इसमें उन्होंने एक नई चीज जो डाली वो ये डाली कि दल जो होगा उसमें डिसिप्लिन होगा, नेतृत्व कुछ एक प्रशिक्षित लोगों के हाथों में होगा। और दल पनपा क्यों, उसका कारण ये भी बताया। उन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी समाज है वो परस्पर विरोधी वर्गों में बटा होता है, और परस्पर विरोधी वर्गों के जो अपने अपने हित है वो अपने अपने हित दलों के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जो सर्वहारा वर्ग है वो बहुत सारे लोगों का नेतृत्व करता है, और वो एक सशक्त और अग्रणी वैनगार्ड का उसने नाम दिया, वो अग्रणी दल की भूमिका निभाता है। इस कारण जो सर्वहारा दल है वो विरोधी दलों में सबसे आगे है, और जो दल का नेतृत्व होगा वो थोड़े से लोगों के हाथों में होगा। और दल में उन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण होगा। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का उनका मतलब था कि जो दल का नेतृत्व कौन करेगा, उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये था कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का मतलब है कि दल के अंदर नेतृत्व कौन करेगा। दल के अंदर उन्होंने बताया नेतृत्व वही करेंगे जो दल में चुनकर आएंगे। यानी दल में सभी स्तरों के ऊपर, दल में जितने भी अंग है, जितने भी स्तर है, निम्न से लेकर उच्च स्तर तक, सभी स्तरों पर चुनाव के द्वारा दल का संगठन किया जाएगा। और जब चुनाव हो जाएगा, ये चुने हुए प्रतिनिधि दल की गतिविधियों और कार्यक्रमों पर नियंत्रण रखेंगे, और दल के जो सदस्य होंगे, या ये कह लीजिए जो सर्वहारा वर्ग है, उस सर्वहारा वर्ग
के प्रति उत्तरदायी होंगे। और अंतिम बात ये लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की कि ना केवल चुने हुए प्रतिनिधि होंगे बल्कि जो दल का केंद्रीय नेतृत्व है उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो बाकी बचे हुए दल के सभी अंगों के ऊपर बाध्यकारी रूप से लागू होंगे। तो जो साम्यवादी दल की भूमिका है वो ना केवल समाज में वेनगार्ड की भूमिका है बल्कि वो समाज में जो कामगार वर्ग है या जो किसान वर्ग है उनमें विचारधारा को प्रशिक्षित करने की भूमिका में भी है। और दल में जो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है वो दल में कठोर अनुशासन को लागू करने के लिए भी है। इसलिए अगर हम क्रांति के रूप में दल की विचारधाराओं को देखें तो दल की जो भूमिका है वो बहुमुखी भूमिका है। ना केवल वो क्रांति को नेतृत्व दे रही है बल्कि दल में कठोर अनुशासन को भी लागू कर रही है। तो इस प्रकार अगर हम देखें लेनिन की जो मार्क्स को देन है वो बहुत नवीन देन है, वो ओरिजिनल है। उससे पहले मार्क्सवादी विचारधारा में या मार्क्सवाद में इस तरह की बात नहीं की गई थी। ना तो मार्क्सवाद में विचारधारा की उतनी भूमिका थी और ना ही मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से सोच पाया था, क्योंकि मार्क्स के समय मार्क्स ने जो जब तक लिखा वो परिस्थितियां और लेनिन ने जब लिखा वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियां हैं। इसलिए लेनिन जो है वो एक यूनियनिस्ट भी है, वो ना केवल फिलोसफर है बल्कि एक एक्शन टेकर है। और 1917 की जो रूस की क्रांति हुई उस रूस की क्रांति में रूस की जो परिस्थितियां थी वो पूरे यूरोप से बिल्कुल भिन्न परिस्थितियां थी और उसमें पूंजीवाद अपनी चरम सीमा पे नहीं था और सर्वहारा या जो मजदूर वर्ग है वो भी नहीं थे। लेनिन की जो नई देन थी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो समाज में जाके लोगों को संगठित करे, विचारधारा से प्रशिक्षित करे, ना केवल मजदूरों को बल्कि जो किसान हैं, जो छोटे गरीब तबके हैं उनको भी संगठित करे। तो मार्क्सवाद में बिल्कुल एक नवीन परिवर्तन जो उन्होंने किया और जो दल का नेतृत्व रसिया में रहा, दल की महत्वपूर्ण भूमिका जो रसिया में रही, वो बिल्कुल मार्क्सवाद को एक नवीन देन है। इस प्रकार से अगर हम देखें कि मार्क्स की विचारधारा में या मार्क्सवाद में, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो उसको बाद में लेनिनवाद भी कहा, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि लेनिन की जो पद्धति थी या लेनिन की जो फिलॉसफी थी वो मार्क्सवादी फिलॉसफी ही थी। तो अगर लेनिन का नवीन जो योगदान है वो अगर हम देखें, वो पहला तो यही है कि उन्होंने जो इंपीरियलिज्म को पूंजीवाद की अंतिम अवस्था बताया, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था बताया, वास्तव में उसकी नवीन और मुख्य देन यही है जो मार्क्सवाद को तत्कालीन बदली हुई परिस्थितियों में भी प्रासंगिक बनाती है। दूसरा, उन्होंने जो मार्क्सवाद को रिवाइज किया उसमें एक जो चीज डाली कि ना केवल जो क्रांतिकारी होंगे वो वर्कर्स होंगे बल्कि जो किसान है वो भी क्रांतिकारी होंगे। ये बिल्कुल नवीन था, क्योंकि और ये इसका दूसरा असली कारण ये भी था कि रसिया में मजदूर वर्ग उस प्रकार से संगठित नहीं थे या मजदूर एक वर्ग के रूप में अपने आप में इस तरह से सचेत नहीं था जिस तरह से मार्क्स ने कल्पना की थी कि पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी समाजों में होगा। और एक और उनका जो योगदान था वो ये था कि जो प्रोलेटेरिएट है या जो सर्वहारा क्लास है वो सर्वहारा क्लास अपने आप में विचारधारा से या वर्ग चेतना से परिचित नहीं होगी, उसमें वर्ग चेतना बाहर से लेकर आई जाएगी। यहाँ मार्क्सवाद विचारधारा में एक नवीन तत्व उन्होंने जोड़ा। हालांकि मार्क्स का अपना मानना यह था कि वर्ग जो है अपने आप को वर्ग के रूप में चिन्हित करके वर्ग के रूप में पहचान के सचेत होगा और पूंजीवादी विचारधारा और पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह करेगा, संघर्ष करेगा, वर्ग संघर्ष जिन्होंने कहा। लेकिन लेनिन ने कहा कि ये जो वर्ग संघर्ष है इसके लिए प्रशिक्षण जो है या इसमें जो वर्ग चेतना है वो बाहर से आएगी और वो बाहर से जो होंगे वो दल के नेता लेकर आएंगे। तो मार्क्सवाद में जो बदलाव उन्होंने किया वो बदलाव विचारधारा के रूप में, वो बदलाव दल की भूमिका के रूप में और वो बदलाव साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था के रूप में किया। और जो क्रांति होगी, लेनिन ने कहा क्रांति के बाद राज्य अपने आप, जो मार्क्सवादी विचारधारा का मूल तत्व है कि पूंजीवादी
व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के बाद जब सर्वहारा का शासन होगा, सर्वहारा का आधिपत्य होगा या सर्वहारा वर्ग का अधिनायक होगा और उसके बाद राज्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेनिन कहता है कि राज्य क्रांति के तुरंत बाद समाप्त नहीं होगा, राज्य की आवश्यकता क्रांति के तुरंत बाद होगी, और वो जो क्रांति के बाद का और राज्य के समाप्ति के बीच का काल होगा, जिसमें उन्होंने ट्रांजिशन पीरियड का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें राज्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। और राज्य की आवश्यकता वहां क्यों होगी? क्योंकि प्रतिक्रांति जो विचारधारा है, प्रतिक्रांति यानी पूंजीवाद के जो अवशेष है, पूंजीवाद की जो संस्थाएं हैं या जो नैतिकता है या जो विचारधारा है, उस विचारधारा को समाप्त करने के लिए राज्य की आवश्यकता होगी। क्योंकि राज्य अब सर्वहारा का राज्य है, इसलिए जो डिक्टेटरशिप है वो भी सर्वहारा की डिक्टेटरशिप होगी। पूंजीवादी व्यवस्था में जिस तरह से पूंजीवादी लोगों की तानाशाही थी, उसी तरह इस अवस्था में जो ट्रांजिशन पीरियड है, इस अवस्था में मजदूर वर्ग की तानाशाही होगी। और मजदूर वर्ग की जो तानाशाही होगी वो क्रांति के जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं या जो अवशेष हैं, उन अवशेषों को समाप्त करेंगे। और इस पीरियड में उन्होंने कहा कि हो सकता है कि समानता और जस्टिस उस प्रकार से ना हो जिस प्रकार से मार्क्सवादी विचारधारा कहती है कि सब में आर्थिक समानता होगी और सबके साथ आर्थिक न्याय होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को उतना मिलेगा जितना वो काम करेगा, जितनी वो परफॉर्म देगा। उसने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस, यानी जो जितना काम करेगा उसको उतना मिलेगा। लेकिन इस ट्रांजिशन पीरियड के बाद जब साम्यवाद की स्थापना होगी और राज्य समाप्त हो जाएगा, स्टेट वेदर अवे हो जाएगा, उसके बाद राज्य विहीन समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के उसकी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको सुविधाएं या उसकी आवश्यकता के अनुसार राज्य उसको देगा। तो इस प्रकार के जो समाज की स्थापना होगी वो वास्तव में साम्यवादी समाज होगा, जिसमें संसाधनों के ऊपर पूरे समाज का या सर्वहारा का स्वामित्व होगा। तो ये थे लेनिन के विचार। लेनिन ने मार्क्सवाद में जो 3 नई चीजें जोड़ी, पहली विचारधारा और विचारधारा की भूमिका समाज में क्रांति के लिए, दूसरा साम्यवादी दल का महत्व, साम्यवादी दल की भूमिका और साम्यवादी दल क्रांति के अगर नेतृत्व के रूप में, और तीसरी कि पूंजीवाद जो है वो साम्राज्यवाद के रूप में अंतिम अवस्था होगी और साम्राज्यवाद के बाद क्रांति होगी। क्रांति का जो नेतृत्व होगा या क्रांति जो होगी वो मजदूर किसानों के द्वारा दल के नेतृत्व में होगी। तो ये था लेनिन और लेनिन की मार्क्सवाद को देन या लेनिन की राजनीतिक विचारधारा। नमस्कार, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।